ओके, तो हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं और ये सीरीज़ में ये तीसरी सीरीज़ है, ठीक है। और ये सीरीज़ जो होने वाली है आपका जीके जीएस की, याद रखना यहाँ पर आपको किन किन एग्जामों में बेनिफिट मिलेगा ये आता है, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेशली तो यहाँ से हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, बट फोकस करेंगे जो आपका एग्जाम लगा हुआ है 8, 9, 10, जैसे यूपीपी लगा हुआ है ना। उसके बाद आर्मी जीडी भी आपको जून माह में देखने को मिलेगा, एसएससी जीडी भी आपको देखने को मिलता है, क्लियर है यहाँ से। तो हम इन्हीं एग्जामों को टारगेट लेके आपका एनालिसिस करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है सीरीज 3 है और इसमें हर एक क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो। क्लियर है, चलिए ठीक। तो आइए समझते हैं, सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपको क्वेश्चन देखना है और पहले आपको एनालिसिस करना है और मैं आपको बताता चलूँगा कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ही आप अपनी नोट्स को, एक मैंने बताया था टेस्ट सीरीज नोट्स बना लेना, और टेस्ट सीरीज नोट्स में इसको आपको बनाते हुए चलना है, क्योंकि आपको ये सब रिवीजन के काम आएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसका यूज़फुल अच्छे से यूज करना टेलीग्राम, ठीक है, नोट्स बनाना। चलो देखें, अगर हम बात करें तो ये नोट्स जो पीडीएफ रहेगी बाइलिंगुअल रहेगी, आपको फ़ायदा देगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। क्लियर है, चलो बात करें। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, क्लियर है, ठीक है। और ये वीडियो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, और क्योंकि वो इसको इन क्वेश्चंस को एकदम सीरियसली लें और समझें, इनका हर एक का एनालिसिस हम लोग करते हुए चलेंगे, जिससे कि उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप भी अगर लाइब्रेरी में बैठे हैं, रूम पर बैठे हैं, कहीं भी हैं, तो आप पेन कॉपी नोट्स अपनी बनाते हुए चलें। एक टेस्ट सीरीज नोट्स टाइप में बना लें, छोटी सी और पतली सी, और उसमें आप अपना नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक। तो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आपके पास 4 ऑप्शन है। मौलिक अधिकार का प्रवर्तन, संसद की शक्तियां, राज्य नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन हम लोग पहले बाद में चेक करेंगे, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 32 क्या है, अनुच्छेद 32 किसकी बात करता है, ठीक है। हम लोग बात करें अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बतलाता है, ध्यान देना। आर्टिकल 32 की बात करें तो याद रखना, आर्टिकल 32 वो कहता है, क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 कहता है। अनुच्छेद 32 को ही याद रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, हाँ, संविधान की आत्मा का है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है, ठीक है, संविधान की आत्मा का है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा का है। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या, संविधान की आत्मा का है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप ध्यान देना, यहाँ पर जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 आपको कहाँ देखने को मिलता है, किस भाग में देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 32 आपको भाग 3 में देखने को मिलता है। कहाँ पर, भाग 3 में। अनुच्छेद 32 आपको भाग 3 में देखने को मिलता है, भाग 3 यानी पार्ट 3, है ना, भाग 3 में देखने को मिलता है। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, हाँ, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद अगर बात करें 12 से 35, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। क्या है, ये मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, ये क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अगर यहाँ से हम बात करें कि आपको मौलिक अधिकार में, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक अधिकार में कुल कितने आपको अधिकार मीन्स कितने, क्या है, वर्तमान में कितने अधिकार हैं आपके पास, हाँ, मौलिक अधिकार में कुल आपको 6 अधिकार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में आपको ध्यान रखना कुल 6 अधिकार देखने को मिलते हैं। वर्तमान में कितने अधिकार, 6 अधिकार देखने को मिलते हैं,
ठीक है ना, बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या पॉइंट्स, पूरा क्लियर है पॉइंट्स, ठीक। तो हम बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 32, तो आपने समझ लिया अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 आपको भाग 3 में देखने को मिलता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, किसमें है, 12 से 35 के बीच में है, और जो कि एक मौलिक अधिकार है। कहाँ पर है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, अनुच्छेद 32 में ही आप ध्यान देना, अनुच्छेद 32 में ही आर्टिकल 32 में ही याद रखना, जो मीन्स सर्वोच्च न्यायालय यदि आपके अधिकारों का कोई हनन करता है, बात को समझना, यदि आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए पात्र हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। यानी याद रखना कि आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को इसमें रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। क्या जारी करने को मिलता है, अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है ना, मीन्स वो रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, रिट मीन्स याचिका दायर कर, ठीक है, याचिका। अच्छा, बात करें कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, तो हाँ 5, यानी याद रखना सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, हाँ 5, यानी 5 प्रकार की, ठीक है। अगर हम बात करें, ध्यान देना थोड़ा यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करें तो आप ध्यान देना यहाँ पर जो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, याचिका, है ना, याचिका 5 प्रकार की। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से, आपसे पूछ सकता है याचिका जो रिट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्या आप बताएंगे? हाँ, एक आपका होता है परमादेश, एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक आपका होता है अधिकार प्रच्छा, एक आपका होता है उत्प्रेषण, एक होता है आपका उत्प्रेषण, और एक आपका होता है प्रतिषेध। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक पूरा डाउट क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार है, याचिका दायर करता है, तो हाई कोर्ट यानी उच्च कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत याचिका दायर करने का राइट्स है। तो हम बात करें तो उच्च कोर्ट की, तो यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 के तहत, याद रखना अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है ना, रिट मीन्स याचिका। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत याचिका दायर करता है, जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत। तो बोलो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है, पूरा डाउट क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। अब आपके सामने ये अनुच्छेद 32 के विषय में आपको जितना भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आपने समझ लिया, ठीक। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संसद की शक्तियाँ, राज्य नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मौलिक अधिकार, क्या है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, फंडामेंटल राइट्स, किसकी बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? बोलो यहाँ तक डाउट क्लियर है क्या? फंडामेंटल राइट्स की। अच्छा, बात करें थोड़ा तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए कि नहीं? मौलिक आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक। ये सारे, अब आपके पास एक क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं ये समझना है जीके जीएस में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? तो ये आपको सारे पॉइंट्स देखना है। और मौलिक अधिकारों में कुल वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6। कितने अधिकार आपको मिले हैं? 6 अधिकार है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? हाँ 32। और उच्च न्यायालय 226, ठीक है। चलो ठीक, आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सीधा।
तो यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए। एक पॉइंट क्लियर है? ठीक। किन किन के, अच्छा बात करें कि जो ये गांधी इरविन समझौता था ये किन के बीच हुआ था? याद रखना, जो गांधी इरविन समझौता है, गांधी इरविन समझौता जो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में ये गांधी इरविन समझौता देखने को मिलता है, जो कि आपको महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता होता है। बोलो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं, है ना? तो यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था तो आप क्या बताएंगे? 5 मार्च 1931। क्लियर है? ठीक। चलो आगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, अगर हम बात करें भारत में पंचायती राज व्यवस्था तो इसको समझना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, चलो समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? मीन्स पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल्स, है ना? तो आपको याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, ध्यान देना थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था के विषय में, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में आपको देखने को मिलता है पंचायती राज व्यवस्था के विषय में प्रावधान किया गया है। किसके विषय में? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के विषय में प्रावधान है। किस आर्टिकल के तहत है? 243 243 से 243 ओ है। इसको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था, है ना? यानी पंचायती राज व्यवस्था इसको 73 यानी 73वां कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपको ये अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक आपको देखने को मिलता है, जो पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बात करता है। किसके विषय में बात करता है? पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बात करता है। ठीक है ना? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और समझना कि अगर हम बात करें आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में यहाँ तक आप ये समझना, पहले ये समझ गए कि नहीं? तो अगर यहाँ पर हम ये ऑप्शन आपसे क्लियर करें तो ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए 243, बी 370, 356, 324, तो 243, है ना? तो याद रखना पंचायती राज सिस्टम जो की बात करता है आर्टिकल 243 टू 243 ओ, है ना? क्लास ओ तक, ठीक है ना? जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के में आपको देखने को मिलता है पंचायती राज सिस्टम्स। क्लियर है? ठीक, ये आपको याद रखना 243, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बात करता है। एक आर्टिकल आप याद रखना, जो आर्टिकल है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या बात करता है? पंचायतों का संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पंचायती राज, है ना? अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था 243 से 243 ओ के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है? ग्राम पंचायतों के संगठन, ठीक है ना? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक। अगर हम बात करें अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, आर्टिकल देखो जितने भी आपके पॉइंट्स हैं आप पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि आपके जितने भी एग्जाम हैं आने वाले हैं ये पूरे एकदम क्रीमी लेयर की तरह पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले।
समझ में आ रहा है नहीं? जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप जीके जीएस में मज़ा नहीं आएगी आपको। और जीके जीएस में तभी मज़ा आती है जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एमसीक्यू जो पीवाईक्यू जो भी हैं आप उनको पूरा फॉर्म में उड़ाइए, और जब फॉर्म में उड़ाएंगे तो एक अलग मज़ा आती है ना। फिर सामने चाहे जो क्वेश्चन, बस कैरम की तरह खेलिए। क्लियर है? देखो बात करें आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, तो ये अनुच्छेद 40 आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, किस भाग में देखने को मिलता है? हाँ, भाग भाग 4 में। कहाँ पर देखने को मिलता है? भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी, है ना, यानी राज्य के नीति निदेशक। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? किस भाग में? अगर हम बात करें कि भाग 4 में है तो डीपीएसपी किन कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं डीपीएसपी में? हाँ, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आपको देखने को मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। तो अनुच्छेद 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। क्लियर है? ठीक। तो अब आप क्वेश्चन ये आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो पंचायती भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 से। पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक। आगे बढ़ें तो प्लासी का युद्ध आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ, हाँ प्लासी। अच्छा, 1757 में हुआ था। तो ये किन किन के मध्य आपको देखने को मिला था? हाँ, याद रखना जो आपको प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है, प्लासी का युद्ध जो देखने को मिलता है यानी बैटल ऑफ जो प्लासी देखने को मिलता है वो 23 जून 1757 यानी 23 जून 1757 को आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि जो प्लासी का युद्ध है ये किन किन के मध्य आपको देखने को मिला, तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज जो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में देखने को मिलता है। यानी कहाँ ये किन के बीच में देखने को मिलता है? बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पर याद रखना जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो विजेता होता है। कौन होता है? विक्ट्री, यानी इसकी जीत होती है ना, विक्ट्री यानी विजेता। बंगाल के नवाब ये ये सिराजुद्दौला क्या होती है? इनकी हार होती है, ठीक है। 1764 में आपको क्या देखने को मिलता है? हाँ, 1764 में आपको बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है। बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरा क्लियर है ना? हाँ, तो 1757 प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी पूछे तो प्लासी का युद्ध जो देखने को मिलता है वो 23 जून 1757 को देखने को मिलता है। और किनके किनके बीच देखने को मिलता है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में देखने को मिलता है। ठीक, विक्ट्री, इनकी विक्ट्री किसकी होती है? जीत किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव की होती है, ब्रिटिश की जीत होती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक। बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 उसमें भी ब्रिटिश की जीत होती है, अंग्रेज की ही जीत होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन सभी का आप नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना। आपको ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको काम देंगे कि आपको रिवीजन करने के लिए काम देंगे बहुत, है ना। वो चाहे आप हो, ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं आप हो, और यूट्यूब वाले भी बच्चे जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी, आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप एक पेन कॉपी लेके आप अपनी नोट्स तैयार करते हुए चलें, तभी एक अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हाँ, संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये आपको बताना है। क्लियर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन को समझना, ए ऑप्शन को देखो चलो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर
1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं? अस्थाई, परमानेंट चेयरमैन, है ना, अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। डेट याद रखना, डेट जरूर आप याद रखना, ठीक है। डेट क्या है? 11 दिसंबर 1946, ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, वो सच्चिदानंद सिन्हा है। किनकी बात करें? सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इनकी जो पहली बैठक होती है उसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, है ना। और ये प्रथा जो होती है, इनको इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये प्रथा जो ली जाती है वो फ्रांस से ली जाती है, फ्रेंच से। और फ्रांस में ये प्रथा है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा है, वहाँ पर आपको जो वरिष्ठ नागरिक होता है, यानी जो बुजुर्ग नागरिक होता है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है ना। ये प्रथा कहाँ से ली गई थी? फ्रेंच से ली गई थी। फ्रांस, जापान कहाँ पहुँच जा रहे हो, है ना, फ्रांस से ली गई। ये फ्रांस से लिया गया था। फ्रांस कहाँ से लिया गया था? हाँ, फ्रांस से। और वरिष्ठ नागरिक का चुनाव, बोलो यहाँ तक क्लियर है? गेट आउट, ठीक है। अगर आगे हम बात करें, अगला पॉइंट समझना, अगला सी ऑप्शन चुने तो सी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू है। क्या है? जवाहरलाल नेहरू याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव आपसे पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा पारित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा पारित किया गया था? हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन आपसे पास है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो याद रखना, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? मसौदा समिति, है ना, मसौदा समिति। तो मसौदा समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, यानी मसौदा समिति इनके द्वारा पेश किया गया था। बोलो क्लियर है? सामने है। तो चारों ऑप्शन यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन के थ्रू ऑप्शन पूछें, जानकारी लें ऑप्शन की, तो याद रखना ऑप्शन की जानकारी लें। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष अब कौन है? संविधान सभा के अस्थाई, अब आप ऑप्शन में बताइए कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थाई यानी परमानेंट चेयर है, ठीक है ना। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है ना। हाँ, डेट भी याद रखना, डेट भी आपको याद रखते हुए चलना है। क्लियर है? ठीक है ना। हाँ, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो मसौदा समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट्स पूरे समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन योजना किससे संबंधित है? मिशन योजना किससे, यानी मिशन प्लान इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आपके हैं एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, एग्रीकल्चर, है ना। तो याद रखना जो मिशन प्लान है वो आपका रिलेटेड है हेल्थ से। किससे है? स्वास्थ्य से, ठीक है। कन्फर्म? ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट था। क्लियर है? चलो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आपसे, ध्यान रखना है सब। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है ना, आपके सामने ये ऑप्शन है, चर्चा कर लें इसकी भी। चलो, अब आप के सामने ऑप्शन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मेंशन इन विच आर्टिकल, और आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 53। ठीक, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब आप इनमें से बताइए, ठीक है, समझिए।
अगर हम बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें तो समझना, यहाँ पर आपको समझना है कि जो आर्टिकल 51 बात करता है, यानी सॉरी आर्टिकल 50 अनुच्छेद एक ऑप्शन को देखेंगे कि जो अनुच्छेद 50 आपको देखने को मिलता है, अनुच्छेद 50 आपसे क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से, याद रखना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 आपसे बतलाता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण, ठीक है, इसकी बात करता है। अगर बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन 51 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक। ये अनुच्छेद 51 बतलाता है। अनुच्छेद 51 क्या बतलाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बात करें सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपसे बतलाता है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 मतलब, हाँ सही, अनुच्छेद 52 जो आपसे कहता है भारत के राष्ट्रपति के विषय में, भारत का राष्ट्रपति। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या पॉइंट्स? आपसे डी ऑप्शन आपसे कहता है, डी ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 किसकी बात करता है, हाँ मीन्स कार्यकारी बट संघ की, किसकी, संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति के विषय में बात करते हैं, किसके विषय में, शक्ति के। तो आपके चारों ऑप्शन आपके क्लियर हैं कि अनुच्छेद 50 क्या बतलाता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बतलाता है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति के विषय में बात करता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यकारी शक्ति के विषय में बात करता है। क्लियर? तो अब आप ऑप्शन चेक करिए और ऑप्शन के थ्रू अब आप आंसर बताइए अपना। आर्टिकल 50 है ना, आर्टिकल 50 क्लियर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या हुआ, अलग हुआ। तो आर्टिकल 50 पूरा क्लियर है। पॉइंट्स एग्जाम में आना है तो कॉन्सेप्ट के तहत आपको पूरा क्लियर करना है, गलत नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है ना, समझना है। और ये सीरीज अब आपकी जो रहेगी ये कंटिन्यूअस पूरा चलेगी, ठीक है ना। ये आपका टिल एग्जाम डेट, जो एग्जाम डेट आपका है 10 जून तक, ये सीरीज डेली आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन यूट्यूब पर भी प्रोवाइड रहेगी। क्लियर रहेगा ना, ठीक है, दोनों जगह ये सीरीज आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। और ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज जो ये जिन तक भी ये वीडियोस पहुँचे। मैं ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिनको जीएस जीके कैसे पढ़ना है, समझना कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, इन बातों की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखो कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जीएस जीके आप पढ़, जीके जीएस, अब जीके जीएस आप पढ़ रहे हैं तो जीके जीएस में आपका आप एंगल देखो कि हाँ मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आप देखते हो कि हाँ भाई एंशियंट मेडिवल मॉडर्न है ना। फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी, ठीक, ज्योग्राफी में आप देखते हो वर्ल्ड है ना, इंडियन। देन उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा और आप ज़रूर जो ऑनलाइन भाई और बहन है यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, मैं ये उन बच्चों के लिए पहुँचाना चाह रहा हूँ वीडियो जो बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं कि कॉन्सेप्ट किस तरह मुझे तैयारी करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, है ना, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें पूरा फोकस करके चलना है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, यहाँ पर हम बात करें साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ गया, ठीक है। तो एक मोटा लेके चल रहे हैं। इसमें अगर हम बात कर लें, ऐड कर लें करंट अफेयर्स की, इतने एंगल आपको लेके मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, आप इनको समझें, ठीक। देखो आपको डिपेंड करना है कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं। सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि आप तैयारी किस लेवल की कर रहे हैं, ठीक।
फर्स्ट सपोज कि आप तैयारी कर रहे हैं, समझिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, आ एग्जाम। तो अगर मैं इन एग्जाम को टारगेट करके चलूं, पहले मैं इन एग्जाम को बता रहा हूं, ठीक, इनके विषय में, आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, तो आप ये जो देख रहे हैं ये एग्जाम है जो यूपीपी है। आप अगर आपने पॉलिटी जैसे पढ़ा तो अब आपको पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। आप यहाँ पर क्या चेक करोगे, यहाँ पर आप चेक करोगे, बहुत अच्छे समझना, आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करो, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर चेक करने के बाद उसके बाद आप ये देखो कि क्वेश्चन कहाँ से किस पैटर्न से बन रहे हैं। देखो जरूरी ये है ना कि जैसे आप आर्मी जीडी देने जा रहे हैं, यूएसएससी जीडी, यूपीपी और आल एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं, तो आप ये समझो कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम के तहत आपको कितना पढ़ना है। जैसे आप आर्मी जीडी का पेपर लगा हुआ है तो आपको कितना पढ़ना ये बहुत जरूरी है। अब आप बैच में बैठे हो, अब बैच में बैठकर पता लगा कि वो पूरा आप मॉडर्न पूरा कंप्लीट किए डाल रहे हो, तब वहां पर आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़कर आपका खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब लेट सपोज कि आप ज्योग्राफी हैं, अब ज्योग्राफी में आप पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है। अब जैसे आर्मी जीडी में देने जा रहे हो तो एग्जाम ओरिएंटेड आप अपना सिलेबस देखो कि क्या है और प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि कहाँ से कहाँ तक पूछा है उसने क्वेश्चन, कहाँ से वो पूछ रहा है क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस क्लियर नहीं होगा, ठीक, क्लियर है कि नहीं। हाँ, तो ये इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज मैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि आप समझें। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स को, वर्तमान समय में हमें क्या करना है, कैसे काम करना है, किस पर फोकस करना है, भविष्य को कैसे बनाना है। लाखों के तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं बट उनमें हमें कैसे सिलेक्शन लेना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, समझ रहे हैं। तो चाहे वो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, अब जैसे इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स में आपको पूरा इकोनॉमिक्स, जैसे आर्मी जीडी पेपर देना तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए। कैसी? बेसिक इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, 7 ईयर प्लान के विषय में जानकारी होनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं। बेसिक करंट, थोड़ा सा करंट अफेयर टच कर लें, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, समझ रहे कि नहीं कि आप डिटेल में चले गए पूरा पढ़ने, डिटेल नहीं पढ़, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, ठीक। तो जैसे पॉलिटी, अब पॉलिटी के लिए मैंने एक अपने ही यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पर एनालिसिस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स यानी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है इस वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, और आप उसको देखें और एनालिसिस करें खुद का। और जैसे कि आपकी जो डेली सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है, आप इसका जरूर फ़ायदा उठाएं। आप हर एक एंगल को समझें कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। हाँ, ज़्यादा भ्रमित ना हो, क्योंकि भ्रमित होंगे तो आपको दिक्कत होगा। आपको क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी, समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि भ्रमित करने के लिए बहुत कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। तो ये समझ गए आप, ठीक है। साइंस कैसे पढ़ना है, एनवायरनमेंट कैसे पढ़ना है, एनवायरनमेंट भी आपको देखना है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड देखें कि हाँ हमारे पास पेपर, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, आपके लिए क्या ज़रूरी है ये आप समझते हुए चले, है ना, ठीक है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको 1857 जो 1857 की क्रांति हुई है पूरा अच्छे से समझाया गया है ना। डिक्लेरेशन ऑफ महारानी विक्टोरिया ये भी उसके बाद जो हुआ ये, और आपको कुछ देखना है कि स्वतंत्रता आंदोलन देखने हैं, है ना, ये आपको देखना है, गांधी इरा देखना है, सब मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको देखना है, सब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हालांकि ये जब सीरीज चलेगी तब उसमें मैं बताऊंगा, है ना। और हालांकि ये आपको पूरा कंप्लीट कैसे क्या करना है ये आपको बता दिया गया है, कैसे क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर करना है, ठीक। और बाकी ये एमसीक्यू के द्वारा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए 50, है ना, क्लियर है। चलो बात करें अगर हम लोग आगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपको देखने को मिलेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया। ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन है, अब आप बताएं इसमें कि साइमन कमीशन भारत कब आया।
अगर बात करें साइमन कमीशन के विषय, देखो समझ लो साइमन कमीशन। ठीक, देखो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन विच ईयर, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। समझो, देखो बात करें साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक, तो ध्यान रखना जो साइमन कमीशन है, ठीक है, साइमन कमीशन जो गठन, साइमन कमीशन का गठन कब, साइमन कमीशन का गठन कब होता है, तो गठन आपको देखने को मिलता है, कब गठन देखने को मिलता है, 1927 में। गठन कब देखने को मिलता है, 1927 में। और ये स्थापना यानी ये भारत कब आता है, यानी आगमन कब होता है, हाँ याद रखना 26 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है साइमन कमीशन का। ये आगमन यानी भारत में ये आगमन जो होता है ये कब होता है, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, डेट याद रखना 3 फरवरी 1928 को। और गठन कब होता है, 1927 को, ठीक है ना। अब भारत में किनका शासन चलेगा, क्राउन का, ब्रिटेन क्राउन का, है ना, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो होता है, कंपनी जो होती है उसको क्या कर दिया जाता है, घोषणा पत्र में जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र देखते हैं उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है ना। अब ब्रिटेन क्राउन का शासन देखने को मिलेगा 1858 से, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइमन कमीशन का गठन होता है जो 26 नवंबर 1927 को गठन होता है। आगमन आपको देखने को मिलेगा 3 फरवरी 1928 को। उद्देश्य क्या होता है इसका, उद्देश्य याद रखना, इसका उद्देश्य जो होता है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, क्या करना, समीक्षा करना, ठीक है, ध्यान देना। उद्देश्य क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। ध्यान देना, इसका विरोध हुआ, इसका विरोध क्यों हुआ, इस बात का ध्यान रखना। विरोध इसलिए हुआ कि हाँ, क्योंकि इस साइमन कमीशन जो आया था इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस वजह से इसके नारे लगने लगे, और नारे जो लगने लगे वो कौन से नारे थे, हाँ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। तो आई होप कि आप ये सारे डेटा आप समझ गए हैं। क्या है साइमन कमीशन, बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या। साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 26 नवंबर 1927 को, है ना। और इसका आगमन कब हुआ, हाँ 3 फरवरी 1928 को हुआ। उद्देश्य क्या था इसका, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था, है ना। विरोध क्या हुआ, विरोध क्या हुआ, हाँ इसमें विरोध ये हुआ कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस वजह से इसके नारे लगने लगे, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। क्या लगने लगे, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करें यहाँ पर। तो अब आपके सामने ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन में अब आपका कौन सा सही होगा, 1928, है ना, 1928 सही होगा। बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, अब आप बताइए। 1885, क्लियर है। तो याद रखना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो कब होती है, 1885 में होती है। कब होती है, 1885 में होती है। कहाँ पे होती है, हाँ बम्बई में होती है ना, बम्बई में होती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं, व्योमेश चंद्र,
अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। क्लियर है? स्थापना 1885 में होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? ठीक, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया, अब आपको बताना है। हाँ ठीक, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको बता दिए हैं, तो इनमें आपको ज्यादा गुड़ा भाग नहीं लगाना है। तो भारतीय संविधान संविधान को किसने तैयार किया है, तो बी ऑप्शन होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है ना, याद रखना। हु ड्राफ्टेड, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, ये भी आपको बता दिया गया, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना। चंपारण सत्याग्रह आपके ऑप्शन है 1915, 1917, 1920, 1930। चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन विच ईयर? हाँ 1917, 1917 में देखने को मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? हाँ 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 को हुई थी। ठीक है ना। हाँ, इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। और जितने भी बैंक थे उनके एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर है, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये मैं वीडियोस पे या वीडियो भी इसको प्रोवाइड करा चुका हूँ प्लेटफॉर्म पर, युगांता इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपको नोट्स भी बना चुका हूँ, बनवा दो। कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा ये आपको ध्यान रखना है। हर एक के एस्टेब्लिशमेंट आपको ध्यान में रखकर चलना है। देखो, आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप रिवीजन करेंगे अपने नोट्स को, कितनी बार, जितनी भी बार रिवीजन करेंगे वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में तरह तरह की बुक्स खरीदेंगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके पास कंटेंट है, अब कंटेंट को लेके जितना टाइम हो सके उतने टाइम्स आप रिवीजन करें। आप जितने टाइम हो सके उतने टाइम्स रिवीजन करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा, है ना, याद होगा, लर्न होगा। और प्रैक्टिस जरूर करें आप क्वेश्चंस की। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया? कब बनाया गया? 26 जनवरी। अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950, 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया? 1950 को। ठीक है। जय जवान जय किसान, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? गुड, जो ऑप्शन है, अब ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, मींस इसमें आपको देखने को मिलेगा बी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान की। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्लियर है? भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? 1942। ठीक, तो याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको देखने को मिलता है, ये 8 अगस्त 1942 को, 1942 को हुआ था। ठीक है ना। नेता महात्मा गांधी कि उसमें समकक्ष में हुआ था, यानी नेता महात्मा गांधी थे, है ना। इनका एक नारा था, इसमें बहुत फेमस था। तो आपको याद रखना है, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और नेता कौन थे? नेता महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। इनका एक नारा था इसमें, हाँ, नारा जो था वो क्या था? करो या मरो, डू और डाइज, है ना, इंग्लिश में बोले तो डू और डाइज। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। करो या मरो का नारा किसने दिया, स्लोगन? तो ये महात्मा गांधी के, भाई महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, डू और डाइज, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब लॉन्च हुआ? 1942, है ना, 8 अगस्त 1942, 1942 को लॉन्च हुआ। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन हैं, अब आप चेक करिए। हाँ, तो भारतीय संविधान में जो आपको अनुसूचियां देखने को मिलती हैं वो कितनी देखने को मिलती हैं? 12। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, बताइए। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी, कहाँ हुई थी?
सिंगापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। ठीक है, क्लियर? आगे, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, तो याद रखना बॉम्बे है ना, मुंबई जिसे आवाज कहते हैं। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? हाँ, हाँ, तो याद रखना अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 जो संबंधित है वो किससे है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस भाग में देखने मिलता है, तो याद रखना भाग जो पार्ट देखने मिलता है वो 21, भाग 21 में देखने को मिलता है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्लियर है? चलो आगे, आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? आर्टिकल 356 किससे संबंधित? आपातकाल। अर्पित, ये इसमें आर्टिकल जो 356 है ये याद रखना, ये जो आप आपातकाल देखते हो, आपातकाल, आपातकाल इमरजेंसी है ना, ये आपको जो भाग 18 में देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है? भाग 18 में। यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल देखने मिलते हैं, 3 अनुच्छेद देखने मिलते हैं, जो 352, 356, 360 का जिक्र होता है। 352 और 356 और 360 इन आर्टिकल्स का, इन अनुच्छेदों का जिक्र होता है, जिसमें 352 में कहा गया है, क्या कहा गया है? नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहा गया? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, अगर वहीं पे बात करें 356 पे, तो यहां पर बात करता है प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अगर वहीं पे बात करें 360 की, तो ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है, यानी फाइनेंस, ठीक है, इमरजेंसी की बात करता है, यानी वित्तीय आपातकाल की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपातकाल, तो आपातकाल किस भाग में देखने को मिलता है? भाग 18 यानी 18 में देखने को मिलता है, जहां पे आपातकाल आपको 3 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल मतलब 352 में किसका जिक्र है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में किसका जिक्र है? राष्ट्रपति शासन का। अनुच्छेद 360 में किसका जिक्र है? वित्तीय आपातकाल का। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया है? अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अब ऑप्शन आप बताइए। हाँ, राष्ट्रपति शासन, यानी प्रेसिडेंट्स रूल का है। किसका है? प्रेसिडेंट्स रूल का है। बोलो यहाँ तक अब डाउट, क्वेश्चन के ऑप्शन क्लियर हुए? क्लियर हो गए? इन सारी पॉइंट्स को आपको नोट करना है, ठीक है ना? आपको बैठना है, बैठकर वीडियोस को देखकर आपको नोट्स करते हुए चलना है, ठीक है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? दो तीन दिन से बहुत गर्मी है, 2 दिन से ना बहुत गर्मी है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21। हाँ, तो किससे संबंधित है? नहीं, आप जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप याद करें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 क्लास ए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आर्टिकल 21 ए क्लास ए मैंने बताया था। 21 जो कहता है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बात करता है। और आर्टिकल 21 क्लास ए जो बात करता है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 कहता है, फर्स्ट ऑप्शन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
अगर वहीं पे बात करें आर्टिकल 21 क्लास ए, इसको क्या बोलोगे? आर्टिकल 21 क्लास ए, ये बात करता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार के विषय में बात करता है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार। अगर ये क्लास जहां पर लग जाता है क्लास ए, इसका मतलब हुआ है कि वहां पर कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है, मीन्स कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है ना, संशोधन हुआ है, तभी वो क्लास लगता है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? ईयर भी बताओ। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको, इस आर्टिकल को अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के अधिकार के विषय में बात करता है, ठीक ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और क्या बतलाता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या बात करता है इसमें? हाँ, 6 से बात करता है ये कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का प्रावधान या अधिकार, है ना, ये आपको देता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, और जो आर्टिकल 21A की बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? ए। अच्छा, यहाँ पे देखो समानता का अधिकार दिया है, सी ऑप्शन। यहाँ पर देखो शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार बी ऑप्शन, आप समझ गए। ये जो मैंने बताया ये किस ऑप्शन के तहत बताया है? बी ऑप्शन से रिलेटेड बताया। और जो ए ऑप्शन है वो बात करता है आर्टिकल 21A से। पूरा क्लियर है? सी ऑप्शन में देखो समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में बात करता है? आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बात करता है। किस में बात करता है? 14 से 18। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन में कहीं से भी बने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एक मजा आती है। मैंने बताया ना कि मजा तब आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तब आपको ज़्यादा मजा आएगी। आई होप कि क्वेश्चन दिख रहा है ना, समझना। देखो यहाँ पर अनुच्छेद 21 बात करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्लास ए बात करता है शिक्षा का अधिकार, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बात करता है, जो कि इसमें जोड़ा गया था और कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। क्लियर है? बात करें सी ऑप्शन जो है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो बात करता है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है बेटा, 14 से 18 के बीच में है। किसके बीच में है? 14 से 18 के बीच में। तो ये जो देख रहे हो आप 14 से 18, ये आर्टिकल अनुच्छेद क्या बतलाते हैं? ये समानता का अधिकार के विषय में बात करते हैं। किसके विषय में बात करते हैं? समानता के अधिकार। अच्छा, ये 14 से जो 18 दिए गए हैं, 14 से 18 जो बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे, किस भाग में देखने को मिलेगा? वो ये 14 से 18 जो आर्टिकल अनुच्छेद, हाँ, किन भाग में? भाग 3 में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? ये मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात कर रहा है तो किस अनुच्छेद में है? हाँ, कहाँ से कहाँ तक? यानी 12 से 35 तक के अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं मौलिक अधिकार में, मौलिक फंडामेंटल राइट्स में आपको आर्टिकल 12 to 35 तक आपको देखने को मिलते हैं, जो कि पार्ट 3 में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, है ना, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? मौलिक अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार राइट्स हैं आपको? 6 अधिकार बतलाता है। बोलो क्लियर है? मौलिक अधिकार में ही आपको आर्टिकल 32 देखने को मिलता है। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? डाउट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अगला ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है वो संपत्ति का अधिकार देखने को मिल रहा है। क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आया क्या? राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो जो ये संपत्ति का अधिकार है,
संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है, याद रखना, संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ पे था? मौलिक अधिकार में था ना। कहाँ पे था? मौलिक अधिकार में था, जो कि अनुच्छेद, जो कि आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट, 19 क्लास फर्स्ट यानी 19 का एक में और 31 है ना, मीन्स अनुच्छेद 31 में ये आपको देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार में आपको 19 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट और आर्टिकल 31 में आपको देखने को मिलता था। क्लियर है? यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ था? आपको देखने को मिलता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कल 300A में रख दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया, और जो कि बताया गया कि यह एक लीगल राइट्स है, लीगल राइट्स है यानी कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। तो अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। ठीक है, पहले मूल जो अधिकार थे, मूल अधिकार थे वो कितने थे? वो 7 थे। मीन्स जो आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट और 31 और 31 जो था, ये संपत्ति के अधिकार के विषय में बात करता था। किसके विषय में? संपत्ति के अधिकार के विषय में, संपत्ति के अधिकार के विषय में ना। इसको हटा दिया गया यहाँ से, मौलिक अधिकार से। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, इस वजह से अब आपको 6 कुल कितने अधिकार देखने को मिलते हैं? 6 अधिकार देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन का मैंने बता दिया है, एनालिसिस कर दिया है। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस के ये जो ऑप्शंस हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, फॉरवर्ड करें। चल, अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? ऑप्शन कह रहा है 370, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ये ए ऑप्शन। क्लियर है? चलो, अनुच्छेद 370 कब हटाया गया ये आपसे कह रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या, यहाँ पे ये नहीं लिखा हूँ ना, नोट्स बनाओगे ना, तो इसीलिए इसको भी मेंशन किए दे रहा हूँ। ये जो आपको ये जो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया था 19 क्लास फर्स्ट एंड 31 को, याद रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है ना, 1978 के तहत इसको हटाया गया था ना। ये मेंशन नहीं किया था, मेंशन यहाँ पे बता दिया था, मेंशन ये कर दिया है। अब आप नोट्स बनाएंगे, ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे पहुंच जाएगी, टेलीग्राम पे पहुंच जाएगी, तो आप वहां पे आप इसका नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। चलो, संपत्ति के अधिकार आपको आर्टिकल 19(1)(31) में देखने को मिलेगा, जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 300A में ए के तहत इसको कानूनी अधिकार बता दिया गया। बोलो, समझ में आ गया क्या? चलो हटा दें, क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक, हाँ, अभी ये कौन सा क्वेश्चन था? आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड इन विच ईयर? हाँ, वो बाई मिस हो गया था, मिस 1978 ही है, 1978 ही है। ये मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट और आर्टिकल 370 जो आप पूछ रहे हैं कि 1976 है क्या? नहीं, वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 है ना, 1978 है। चलो, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है वहाँ पर, आप ध्यान देना। तो अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को इसको हटाया गया। ठीक है ना। यहाँ पर इसको हटाकर एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, यानी आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर अधिनियम, बात नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर ये जो अनुच्छेद 370 है, जम्मू कश्मीर जो अधिनियम है, ये इसको पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया गया था, और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, जो कि अब आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन 5 अगस्त 2019 यानी बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? चलो बताओ। हाँ, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो आर्टिकल 51
आर्टिकल 51 ए क्लास ए है ना, किससे संबंधित है बताइए। आपके सामने ये ऑप्शन है, हाँ, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, संसद की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक, देखो मौलिक कर्तव्य किसकी बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल जो 51 ए है, क्लास ए है, वो मौलिक कर्तव्य की बात करता है। किसकी बात करता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो देख कहाँ से लिया गया है, आपसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से है ना, कहाँ से लिया गया है, रूस से, सोवियत संघ है ना, हाँ, रूस से लिया गया है। ठीक, अब आपको जो देखने को मिलेगा ये मौलिक कर्तव्य, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करना है ना। ये हालांकि नोट्स में आपके मेंशन है, नोट्स आपके कंप्लीट है, बट आपको ध्यान देना है। जो आपको ये रूस है, रूस से लिया गया है, और यहाँ पर याद रखना ये किस भाग में है, भाग 4A, 4A में देखने को मिलता है। और आर्टिकल अनुच्छेद 51A में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें तो 42 यानी 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और 1976, यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, हाँ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आपको देखने को ये मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, जो कि टोटल किसके रिकमेंडेशन से, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मूल मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे, 10 मूल मौलिक कर्तव्य थे। याद रखना यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 होता है और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ता है, 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड होता है, जुड़ता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत यानी रूस, सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है ना। और जो कि भाग 4A में बात करता है, और कुल ये किस संशोधन, क्योंकि देखो क्लास ए लगा, भाग 4 है, तो इसका मतलब अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ है। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2026, हाँ, वहां पर क्या होता है, फिर एक मौलिक कर्तव्य ऐड होता है, मौलिक कर्तव्य, जो कि 11 कुल अब वर्तमान में कितने देखने को मिलते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया हुआ होगा कि आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A किसकी बात करता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आर्टिकल 343 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित, हिंदी को राजभाषा, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अंग्रेजी को राजभाषा, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, न्यायपालिका, जुडिशरी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आर्टिकल 343 इज रिलेटेड टू हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, क्लियर है ना, हिंदी को राजभाषा के रूप में, ये आर्टिकल 343, इसको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जिनका आपको एनालिसिस किया गया है। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ होगा, और आपको समझ में आया होगा कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है और कैसे करना है। अगर आप समझ गए, स्ट्रेटेजी समझ गए, एक रणनीति समझ गए, तो आपकी तैयारी एक बहुत अच्छी होगी, और ऐसे ही कंटिन्यूस आपको सीरीज मिलती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, आई है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक, भाई बहन तक जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक, ताकि उनको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी का मोटिवेशन, कंप्लीट एक सही तरीके से उन तक पहुंच सके और वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर सकें और सही मार्गदर्शन पर एक सफलता की नींव प्राप्त कर सकें, ठीक। तो मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।